आदाब स्टूडेंट्स, मैं सैयद नियाज़ शाह इस यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम उर्दू की मशहूर सिन्फ मरसिया के मुतल्लिक जानकारी हासिल करेंगे। मरसिया क्या होता है, तो शुरू करते हैं। मरसिया अरबी लफ्ज़ रसा से बना है, जिसके मानी मुर्दे को रोने और इसकी खूबियाँ बयान करने के हैं। यानी मरने वाले को रोना और उसकी खूबियाँ बयान करना मरसिया कहलाता है। मरसिया की सिन्फ अरबी से फ़ारसी और फ़ारसी से उर्दू में आई, लेकिन उर्दू और फ़ारसी में मरसिया की सिन्फ ज़्यादातर अहले बैत या वाक़या करबला के लिए मखसूस है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी अजीम शख्सियात के मरसिये लिखे गए हैं। यानी उर्दू में जो मरसिये लिखे गए हैं वो शहीदान करबला पर मरसिये लिखे गए हैं, उनकी खूबियाँ बयान की गई हैं और उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया गया है। शहीदान करबला के अलावा जो मरसिये लिखे जाएँ उन्हें शख्सी मरसिये कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उर्दू में मरसिये की इब्तदा कैसे हुई, तो उर्दू में मरसिये की इब्तदा दक्कन से हुई। अब ये दक्कन क्या चीज़ है? दक्कन भारत का जनूबी हिस्सा जो सतह मुरतफ़ा दक्कन पर वाक़या है, दक्कन कहलाता है। दक्कन के मानी जनूब के। इस इलाके में वस्ती व जनूबी महाराष्ट्र, शुमाली व वस्ती कर्नाटक, शुमाली व वस्ती आंध्र प्रदेश के इलाके शामिल हैं। इस इलाके में मुसलमानों ने कई सुल्तनतें कायम की थी, जिन्हें सुल्तनत दक्कन कहते थे। तो अभी जो महाराष्ट्र है या कर्नाटक है, तो ये दक्कन इसको कहते हैं। दक्कन में आदिल शाही और कुतुब शाही सुल्तनतों के बानी इमामिया मजहब के पैरोकार थे। अब ये आदिल शाही और कुतुब शाही सुल्तनतें ये क्या चीज़ है, इस मुतल्लिक भी आप जानकारी हासिल कर लीजिए। तो बीजापुर सुल्तनत या आदिल शाही ख़ानदान, जिसको आदिल शाही डायनेस्टी कहते हैं, जनूबी भारत के मगरबी इलाके दक्कन में 1490 से 1686 तक बीजापुर सुल्तनत का हुक्मरान था। अब हिंदुस्तान के सूबा कर्नाटक में शामिल है। तो दक्कन जो है ये जो हुकूमतें हैं बीजापुर सुल्तनत, ये अब कर्नाटक में हैं। तो ये मरकज़ भी है, ये जो तिजारत का मरकज़ है बीजापुर है, और यहाँ पर कदीम इमारतें हैं जिनके गुंबद गोल बनाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। और ये जो सुल्तनत थी, इनके जो बानी थे वो इमामिया मजहब के पैरोकार थे। यानी कुतुब शाही और आदिल शाही हुकूमतों के बानी जो थे वो इमामिया मजहब को मानते थे। तो इमामिया मजहब क्या होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका पता आप कर सकते हैं। अब ये जो इमामिया मजहब के पैरोकार थे और वो अपने यहाँ इमाम बाड़ू में मरसिया ख्वानी करवाते थे। यानी इमाम बाड़ू में वो मरसिया वगैरह पढ़ाया करते थे। उर्दू का सबसे पहला मरसिया गो दक्कनी शायर मुल्ला वजही था। लखनऊ में इस सिन्फ को मज़ीद तरक्की मिली और मीर अनीस और मीर दबीर जैसे शुअरा ने मरसिया को आला मकाम अता किया। मरसिया का ज़्यादा इस्तेमाल वाक़या करबला को बयान करने में होता है। तो अब ज़्यादा जो मरसिये हैं वो वाक़या करबला उन मरसियों में बयान किया जाता है। तो वाक़या करबला क्या है, सानिया करबला क्या है, अब यहाँ से देख सकते हैं। आपको पता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने 72 साथियों के साथ यहाँ शहीद हुए थे। मरसिया की सिन्फ को शेरी हैयत के लिहाज से कतात, मुसद्दस और मुखम्मस की सूरत में लिखने का रिवाज दबस्तान लखनऊ के मशायर ने कायम किया। अब वो शायर जिन्होंने दबस्तान लखनऊ लिखी थी, उन्होंने ये जो मरसिया था इसे कतात, मुसद्दस और मुखम्मस की हैयत में लिखना शुरू किया था। अब मुसद्दस किसे कहते हैं? मुसद्दस 6 मिसरों की एक बंद पर मुश्तमिल शायरी को कहते हैं। इसके पहले 4 मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं, 5वां और 6ठा मिसरा हम काफ़िया व हम रदीफ़ होते हैं। तवील और मुसलसल मंसूमात के लिए इसका इस्तेमाल बहुत हुआ है। सबसे मशहूर मौलाना हाली की मुसद्दस है, जिसका नाम मद्दो जज़र इस्लाम है। तो मुसद्दस के पहले 4 बंद एक काफ़िए के और दूसरे 2 बंद अलग काफ़िए के होते हैं और 6 मिसरों पर मुश्तमिल बंद होता है। अब मुहम्मस क्या होता है? मुहम्मस का लफ्ज़ी मतलब 5 वाला है, मगर उर्दू शायरी के लिहाज से इससे मुराद 5 मिसरों पर मुश्तमिल बंद है, जिसमें 4 मिसरे हम काफ़िया और 5वां खिलाफ काफ़िया होता है। आगे बढ़ते हैं। ये मुसद्दस मुहम्मस की बात हुई। और 1249 हिजरी में मीर अनीस की वलादत से पहले उनके वालिद के एक हम असर शायर मीर ज़मीर के एक मुसद्दस में ये दावा मौजूद है कि मरसिये को मुरवजा हैयत में लिखने की तरह उन्होंने डाली। यानी ये जो मुरवजा हैयत है मरसिये की, इसकी बुनियाद किसने डाली? मीर अनीस के वालिद ने डाली। ये हमें बात मिलती है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। दक्कन में मरसिये की अमूमी सूरत नोहा और मसनवी से मुमासिल थी। यानी दक्कन में जो मरसिये लिखे जाते थे वो नोहा और मसनवी की सूरत में लिखे जाते थे। अब ये नोहा क्या होता है, ये आप
یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ نوحہ کس کو کہتے ہیں، یعنی اگر آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے آئے کہ بھائی نوحہ کیا چیز ہوتی ہے، تو آپ یہاں سے اس ویڈیو کو روکتے روکتے یہ پورا آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نوحہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ کیسے لکھا گیا، کہاں پر اس کو پڑھنے والے زیادہ لوگ تھے اور اس میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، اب نوحہ کے علاوہ یہاں پہ کیا تھا؟ مثنوی۔ تو اب مثنوی کیا ہوتی ہے یہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، تو یہ مثنوی کا یہاں پر نوٹ دے دیا گیا ہے۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ مثنوی کے حوالے سے ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے، مثنوی کے متعلق پوری جانکاری ہم حاصل کریں گے، لیکن اس نوٹ کو پڑھتے ہوئے آپ کو دشواری نہ آئے، کہیں آپ یہ نہ سوچنا شروع کریں کہ مثنوی کیا چیز ہے، اس لیے ہم نے یہاں یہ مختصراً ڈال دیا ہے کہ مثنوی کیا چیز ہوتی ہے، آپ یہاں سے اسے پڑھ سکتے ہیں۔ بعد ازاں ہر دبستان میں مرثیہ برنگ سلام کہنے کی تحریک بھی نظر آنے لگی۔ قدیم سلام کے برعکس جدید سلام میں واقعہ نگاری کی جگہ نتائج اور احساسات لطیف کو جگہ دی جاتی ہے، اسی لیے موجودہ عہد میں سلام نے غزل سے ترکیبی مماثلت کی بنا پر زیادہ کشش کے ساتھ مقبولیت حاصل کی ہے۔ یعنی اب مثنوی اور نوحہ کے بعد جو مرثیے لکھے گئے وہ سلام کی شکل میں لکھے گئے، اور اب یہ غزل کی شکل میں بھی لکھے جانے شروع ہو چکے ہیں۔ اب بنیادی طور پر ایک روایتی مرثیہ اپنی ترکیب میں مدرجہ ذیل اجزائے ترکیبی کا حامل ہے۔ یہ اجزائے ترکیبی مرثیے میں ہوتے ہیں تمہید، چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز اور جنگ۔ اب ہم ان کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ چہرہ کیا ہوتا ہے، تو چہرہ مرثیے کی تمہید کو کہتے ہیں۔ سراپا کیا ہوتا ہے؟ اس حصے میں مرثیے کے ہیرو کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ رخصت، اس حصے میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لیے حضرت امام حسین اور عزیز و اقارب سے رخصت لیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ پھر آمد ہوتی ہے، میدان جنگ کی منظر کشی، گھوڑے اور ہتھیاروں کی مبالغہ آمیز تعریف آمد میں کی جاتی ہے۔ پھر رجز آتا ہے، ہیرو کے خاندان کی بہادری اور مہارت رجز میں بیان کی جاتی ہے۔ پھر اصلی جنگ کے منظر دکھائے جاتے ہیں، پھر ہیرو شہید ہو جاتا ہے اور آخر میں اس پر بین کیا جاتا ہے، یعنی ماتم اور آہوزاری کی جاتی ہے۔ یہ اجزائے ترکیبی کے متعلق بات تھی۔ اب یہاں آخر میں جیسے ہم ہر نوٹ کو مکمل کر کے دے دیتے ہیں، تو یہ آخر میں مرثیے کا مکمل نوٹ مختصر طور پر یہاں لکھا گیا ہے۔ میں آپ کو واضح کر دوں کہ پچھلا جو اس سے پہلے ہم نے ڈسکشن کیا وہ بڑی کلاسز کے لیے ہے، اور یہاں سے 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس اگر چاہیں تو یہ جو لاسٹ میں نوٹ دیا گیا ہے اسے آپ روک کر پاس کر کے یہاں سے پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ ہماری اگلی ویڈیو بہت جلد آنے والی ہے، اس لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ امید ہے آج اس سبق سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچے۔